नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर बनाए जा रहे हैं दबाव की। दरअसल जब से बिहार सरकार ने जाति जनगणना के तहत जातिवार आंकड़े जारी किए, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में न केवल विपक्ष के तमाम दल बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो भी इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी पहल होनी चाहिए। तो दरअसल बीते कुछ दिनों से जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन करके उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार माहौल बनाया जा रहा है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी खासी मुखर रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी जब तक समाजवादी पार्टी के साथ थी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठाती थी कि आखिर जाति जनगणना से बीजेपी सरकार क्यों भाग रही है। हालांकि अब वो सरकार के साथ है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है या उसकी पक्षधर क्यों नहीं है। जातिगत आंकड़े अगर सामने आ जाएंगे तो उससे हैरानी क्या है, परेशानी क्या है, तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग फिर से उठाई है और इस तरीके से दबे हुए शब्दों में ये कहा है कि यूपी में भी इस तरीके का काम होना चाहिए। दूसरे जो घटक दल एनडीए के हैं वो भी इस तरीके की मांग तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। कांग्रेस ने तो आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से यह मांग कर डाली है कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। आखिर सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है, तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहते हैं और निश्चित तौर से जो उन्होंने कराया इसको आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के अंदर भी कराई जाए चीजें। और केवल एनडीए के गठबंधन दल जो बोल रहे हैं इनको तुरंत दबाव बनाकर शुरू कराना चाहिए। कम से कम चीजें साफ हो जाए तो काम करने का आनंद आएगा और सारी चीजें समझता हूं कि सबको साथ लेकर फिर चलने का एक अच्छा रास्ता बनेगा। इस युग में मोदी जी ने एक निचले सफाई कर्मी को भी पांव धुल कर दिखाया था कि हम उनके साथ हैं। आज के दिन में जब संविधान के सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार कम्युनिटीज बनी हुई है कि लेदरमैन कौन है, उनकी उपजाति कौन है, वाशरमैन कौन है, फिशरमैन कौन है, क्राफ्ट्समैन कौन है, तो मिल्कमैन और ये लोग हीरो रहेंगे, बाकी जातियों को आप बांट कर जीरो बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कम्युनिटी के अनुसार इनको संवैधानिक सुरक्षा, हमें संविधान से सुरक्षा चाहिए, संविधान से न्याय मिलता है, संविधान से ही विकास होता है, भविष्य बनता है। ये नेता के चक्कर में नेता तो ऐसे ही बांटते रहते हैं, ये बांटने वाला काम है। बांटो, फूट डालो, राज करो। तो आप सुन रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेताओं को। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना आने वाली लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने इस मामले में बाजी मार ली है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातिगत आंकड़े जारी किए जाति जनगणना के बाद, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ है कि वो भी इस तरीके का एक जातिगत सर्वे कराए, जिससे समाज में किस जात की, किस समुदाय की कितनी भागीदारी है, कितनी उसकी आबादी है, उस हिसाब से दूसरी योजनाएं तैयार की जा सके। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी प्रवक्ता देने से मना कर दिया, उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के का पक्ष जाने बगैर, उसका पक्ष चूंकि नहीं आ पाएगा, उसके बगैर ही इस चर्चा को आज इसकी शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दीपक रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंहपाल जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। करमवीर आजाद जी जो बहुजन समाज के चिंतक हैं इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा राघवेंद्र द्विवेदी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन भी आता तो निश्चित तौर पर सरकार का भी पक्ष सामने आ जाता, लेकिन चूंकि वो चर्चा में नहीं शामिल हो रहे हैं तो उनके बगैर ही इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपक रंजन जी आपके पास आना चाहेंगे। दीपक जी, एक बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पास। हाँ जी मानस जी, एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ लगा, नीतीश कुमार ने
देखिए, जी। समाजवादी पार्टी कोई मुद्दा नहीं तलाशती हर चीज में। समाजवादी पार्टी की निरंतर मांग रही है कि जातिवार जनगणना कराई जाए। और मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं बिहार की सरकार को, जिस तरीके से जातिवार सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की, लोगों के बीच में लेकर के आए। ये सही है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में मैं समझता हूँ 6 अक्टूबर को सुनवाई की डेट निर्धारित हुई है। और समाजवादी पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने भेजने से मना कर दिया। देखिए, उनका चाल चलन सीधे उजागर हो रहा है कि वो जातिगत जनगणना से आखिर कास्ट सेंसस से इतना पीछे क्यों हट रही है। एक तरफ तो इनके लोग कहते हैं हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो ये हमसे जातिवाद और परिवारवाद की बात करने लगते हैं। आखिर जातिवार जनगणना कराने से इतना पीछे क्यों हट रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से भाई, जैसे ओबीसी कैटेगरी में जब 1855 में जब ओबीसी कैटेगरी की जनसंख्या निकल करके आई थी, आबादी निकल करके आई थी, मैं समझता हूँ शायद उस टाइम 32% थी। उसके बाद आप सीधे अगर 1999 में चलाइए तो उसके बाद वो आबादी बढ़ करके 36% हो गई थी। और इसी तरीके से 2002 में वो आबादी जो है 22 में वो आबादी जो है वो 46% थी, के लमसम थी करीब। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी की आबादी मोर देन 50% है। तो आखिर जैसे देखिए, बिहार में निकल के आया कि करीब तकरीबन 63% ओबीसी आबादी। इन उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि ओबीसी जाति में कम से कम 76 जातियां ऐसी, लेकिन कितने लोग जानते हैं 4, 5, 6 जातियों को अगर आप छोड़ दिए तो। समाजवादी पार्टी का निरंतर ये प्रयास है कि समाजवादी पार्टी में भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या निकल करके आएगी कास्ट सेंसस से। और हम तो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उनके लिए सबसे बड़ी जात गरीबी है। कितनी गरीबी उन्होंने 9.5 साल में दूर कर दी। 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। कितनी गरीबी इन्होंने दूर करने का काम किया। भाई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा छापा मारने का काम करते हैं ये। ठीक है, अगर आपके सीबीआई के छापे में, इनकम टैक्स के छापे में या ईडी के छापे में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। अरे मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी, कुछ छापे आप गरीबों के यहाँ भी डलवाइए। उन गरीबों के जाकर के किचन में जाकर के छापे डालिए और देखिए कि उसका खाने का राशन है कि नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ के पास दवाई है कि नहीं है, उसके दवाई का इंतजाम है कि नहीं है। अगर आप तब वो छापा अगर आप मारते हैं तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा आपको दिखेगा, तब गरीबी दूर होगी। आपके भाषणबाजी से, आपके जुमलेबाजी से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। ये अंत्योदय की बात करते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, हम तो समझते हैं कि पहले दूसरी पंक्ति के आगे अभी आगे नहीं बढ़ पाए ये जब जाते हैं लोगों के बीच में मानस जी, और जब इनको वोट लेना होता है तो अपने आप को ओबीसी जाति का कहते हैं। और जब समय आता है तो ये कहते हैं कि हम लोग जात पात की बात नहीं करते। अब तक के इतिहास में मानस भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर्स की लिस्ट आई थी तो उसमें उनके आगे जाति लिखी हुई थी कि फलाने जाति का मिनिस्टर, नाम ये जाति है, नाम ये जाति है। अब तक के इतिहास में मानस भाई कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी नामालूम के पीछे रही, जबकि इनके घटक दल अनुप्रिया पटेल जी भी चाहती हैं। देखिए, मैं संजय निषाद जी को सुन रहा था, लेकिन अगर हकीकत यह है कि आप कैमरा उनसे ऑन माइक पूछेंगे तो शायद अपने दिल का दर्द ना बयां कर पा रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप उनसे अकेले बंद कमरे में पूछेंगे तो वो भी ये बात कहेंगे, जातिवार जनगणना, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस तो अविलंब हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से अभी इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आई है, विमेन रिजर्वेशन आनंद फानन में लेकर गया, 9.5 साल तक आपको रिजर्वेशन की याद नहीं। हम तो ये चाहते हैं ना कि कोटा विद इन कोटा की आप हम मांग करते हैं आपसे। फिर आप क्यों कहते हैं, अभी आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर आप ये बात क्यों कहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन तभी लागू हो पाएगा जब हम कास्ट सेंसस करा लेंगे, जब हम डिलिमिटेशन करा लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए दोहरा चरित्र जो है वो लोगों के बीच में निकल करके आ चुका है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मानस भाई कि 2024 में जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी, सब मिलजुल करके जब इंडिया घटक दल जो सरकार बनाएगा, तो हमारे एजेंडे में कि सबसे पहले हम लोग जातिवार जनगणना कराएंगे, उसके बाद महिला रिजर्वेशन बिल में हम लोग कोटा विद इन कोटा हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। और अविलंब जो है ये दोनों चीजें जो है लागू होंगी, क्योंकि इंडिया परिवार किसी को डार्क में भ्रम नहीं रखता। आज पूरा इंडिया परिवार एक सुर में जो चाहता है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन हम समझते हैं कि जितने भी देश हैं, अभी G20 संपन्न हुआ, बधाई भाई हिंदुस्तान की सरकार को बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा G20 उन्होंने कंडक्ट कराया। लेकिन कोई ऐसी कंट्री बता दीजिए जहां पर कास्ट सेंसस ना हुआ। 2021 में ये कास्ट सेंसस कराने से इन्होंने इसलिए एक्सक्यूज दिया कि कोविड चल रहा था। अरे तो कोविड चाइना में भी था, कोविड यूके में भी था, क्या वहां पे कास्ट सेंसस नहीं हुआ? किस बात का विश्व गुरु बनते हो आप कि आप हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस नहीं करा पा रहे हो? किस बात का डर है आपको? अरे हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराइए आप, लोगों की आर्थिक स्थिति भी निकल करके आ जाए सामने।
आज की तारीख में आर्थिक स्थिति बहुत सी ऐसी जातियां हैं मानस भाई जो कहने को बैकवर्ड में, कहने को अति पिछड़ी है, कहने को पिछड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि आज उनके पास खाने को नहीं है। तो वो लेयर भी निकल करके ऊपर आए, सरकार उनके लिए भी सोचे। लेकिन ये सरकार देखिए सोचने के रही 2-4-6 महीने की सरकार है ये, और निश्चित रूप से जब इंडिया परिवार की सरकार आएगी तो इकोनॉमिक एंड टास्क सेंसस ई एंड CS कराया जाएगा, और निश्चित रूप से उनको उनका हक दिलाया जाएगा। जिसकी जितने संख्या बढ़ी रहेगी, जो आर्थिक स्थिति में जो कमजोर होगा, दुर्बल होगा, मजबूर होगा, निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जी मानस जी। चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पाल साहब, आज अजय राजी ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, तो क्या समझा जाए आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में इस तरीके की मांग को लेकर के कोई मंच ऐसा तैयार होगा जिससे सरकार को आप लोग हिला सके, जगा सके? देखिए पाल साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी डिवाइस को। आपका माइक बंद है। जी नहीं, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपके चैनल पर डिबेट प्रारंभ होने के पहले एक बड़ा ही सकारात्मक, इस देश के हित के लिए और एक आम जनता के बीच में एक बड़ा सकारात्मक संदेश आपके चैनल से गया, जो विशेषकर जाति गणना और पिछड़ों की आवाज को दबाने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो मुखौटा उन्होंने पिछड़ों का लगा रखा है, लेकिन पिछड़ों की आवाज को पूरी तरह से दमन करके और कुचल के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वो आज डिबेट में आपके यहाँ उपस्थित ही नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था हम निरुत्तर हैं, हम जवाब नहीं दे पाए। देश में देखिए समानता की स्थिति है। आप अगर राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र है क्या, इनको समझाने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश आज समझ रहा है। राष्ट्र रूपी जो दीवार है, उसका एक एक ईंट जो है, इस देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय और प्रत्येक धर्म का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति विशेष, जाति या धर्म विशेष से देश नहीं चलता है। अब जब क्योंकि बिहार में एक बड़ा आदरणीय और बहुत प्रशंसनीय जो कार्य किया गया, जातिगत गणना करवाई गई, उस गणना के बाद में जो आंकड़े आए, आंकड़े के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े अगर ये कर दें या पूरे देश के आंकड़े ये जिस दिन लेकर के सामने आ जाएंगे, तो ये जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। मानस जी, क्यों नहीं दे पाएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि ये पूरे देश में एक ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पिछड़ा है, हमारा प्रधानमंत्री पिछड़ा है, देश को पिछड़े के लिए हम ये कर रहे हैं। और इस देश में सबसे अधिक, आज देखिए इस कालखंड में विशेष रूप से आप देखेंगे, सबसे बुरी तरह से किसी को अगर लाया गया है हाशिए पर, तो पिछड़े वर्ग को लाया गया, पिछड़ी जातियों को पूरी तरह से हाशिए पर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10% आरक्षण दिया सामान्य को, ठीक है। आज आबादी, बिहार की जो जनगणना जारी हुई, 10% आबादी है, वहां ये देख जाके आपने आरक्षण 10% दे दिया, वो ठीक है, हो गया। दलितों का आरक्षण है, लगभग पहुंच जाता है किनारे, 21-22% आबादी आ रही है और आरक्षण भी 22%, 22.5% हो जा रहा है। लेकिन जहां 60%, 63% पिछड़े हैं और देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, और वो पिछड़ों को देने की जब बात, कोई भी चीज आती, समस्या आती, तो उनका भागना लाजमी। रही बात इंडिया की, इंडिया का जो जन्म हुआ है, इंडिया जो मंच ही तैयार हुआ है, वो इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं शर्तों के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ हुआ है तैयार। इन्हीं मुद्दों पर उनको एकजुटता का एक कारण यही है कि इंडिया गठबंधन का एकमात्र मूल उद्देश्य है इस देश को बचाना। अब देश क्या है? देश इस देश का किसान है, इस देश का नौजवान है, इस देश का व्यापारी है, इस देश की आम जनता है। महात्मा गांधी जी की जो सोच है, महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है कि इस देश के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, जो अंतिम झोपड़ी है, जब तक वो गुलजार नहीं हो जाएगी, ये देश गुलजार नहीं हो सकता। आप इतिहास के कालखंड में जाएंगे, क्रूरतम राजाओं में जिनका जिक्र होता है, उनकी क्या क्वालिटी होती है? इंसान तो वो भी होते थे, लेकिन क्रूरतम क्यों होते थे? क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य होता था, हम जनहित का कोई कार्य नहीं करेंगे, हमें अपने निजी शौक पूरे करने होंगे, हमको हजारों करोड़ रुपए का विमान लेना होगा, 2 टैक्स और लगा देंगे, हमको
और अपनी कुछ इच्छाएं बलवती करनी होगी, हम 2 टैक्स और लगा देंगे, नहीं होगा तो भेल गेल सेल बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया से नहीं चलना। ये करते करते अब चूंकि जब बात यह है कि देश को अगर गुलजार करना है, चमन बनाना है, एक अच्छा गुलदस्ता सजाना है, तो उसमें सभी प्रकार के फूल होने चाहिए और उन फूलों की महक तभी एक शोभायमान होती है, एक अच्छा गुलशन तभी बन के तैयार होता है जब सभी के चेहरे पर मुस्कान हो। तो इंडिया गठबंधन की बानगी, हम अभी एक पिछली डिबेट में थे तब भी वो चर्चा हुई, बानगी तो वो घोषी से देने के बाद इनको ट्रेलर दिया, तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब ये देश जुमलों में नहीं आ रहा है। हम जो फिरकी देते थे, कोई झांसा देते थे, अब पब्लिक झांसे में नहीं आ रही है। अब ये तमाम प्रकार की अपने बातों को, लच्छेदार बातों को कहीं अर्बन नक्सलाइट करके बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कहीं किसी को लूटने की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देख लीजिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बहुत जल्द ही ये कुछ ना कुछ नया शिगुफा लेकर के आएंगे ताकि सभी का ध्यान इस जातिगत गणना से हट जाए। लेकिन इंडिया ने ये ठाना है कि भारत को बचाना और इनको भागने नहीं देंगे, इनको इस मुद्दे पर लेकर के आएंगे और इस देश की 100% आबादी को, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, 100% आबादी जो इस देश का व्यक्ति है, सभी को हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और स्थान मिलेगा, और ये दिलाना ही इंडिया गठबंधन की एक जिम्मेदारी है और उसी लिए सारे दल एक साथ खड़े हैं। अच्छा करमवीर आजाद जी, ये कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से कुछ नेताओं ने इस तरीके की बात कही है कि एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्ष है वो जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है। आप सहमत हैं इस बात से कि इससे और वैमनस्यता बढ़ेगी? मानस भाई, पहली बात की जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। इससे वैमनस्यता पढ़ने का क्या, कहां से सवाल उठता है। बात रही जातिगत जनगणना का कारण क्या है, क्यों कराया जाए, ये आज से नहीं, मुझे लग रहा है जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1929, 1930 और 1931 में हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए थे और 3 कॉन्फ्रेंस में से बीच वाले कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी भी गए थे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक चीज कहा था, मुझे आजादी तो चाहिए लेकिन गुलामों की गुलामी, मतलब गुलाम के गुलाम जो हैं उनको भी आजादी चाहिए। उसी आधार पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की संरचना की, क्योंकि बचपन से 1907 से लेकर के जिस समय 1991 में पैदा हुए और 1891 में पैदा हुए और 1898 से जो उन्होंने पीड़ा झेली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, और 1907 तक जो जातियों का दंश जो था, जो छुआछूत का दंश बाबा साहब ने झेला तो उन्होंने अंतिम चरण तक। तो उस समय ही ये बात उठी थी कि भाई जातिगत जनगणना हो जाए। और जब साइमन कमीशन आया था भारत में, जब यहाँ के कुछ लोग, चूंकि वो इतिहास में बहुत पीछे चला गया, तो साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगा था, तो उसी समय ये कहा गया था, देखिए ये तो सत्य है कि जिसकी जितनी संख्या वाली लोकतंत्र का जो मूल आधार है, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, जिस समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिसके न्यायालय में लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट में लोग नहीं होंगे, लोकसभा विधानसभा में लोग नहीं होंगे। आज कहावत एक मुझे याद आ गई कि जाके पाँव न फटे भवाई, तक आ जाने पीर पराई।
तो ये सबसे बड़ी चीज ये है मानस भाई कि देखिए जातिगत जनगणना की जरूरत है और इस जातिगत जनगणना से वैमनस्यता नहीं फैलने की जरूरत है। जो तथाकथित हिंदूवादी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इस तरीके से वो विभेद बना करके जातियों का विभेद बना करके रखना चाहते हैं, और ये जातिगत जनगणना से ये क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोकतंत्र का मालिक जनता होती है। मानस भाई ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सब लोग जानते हैं, क्योंकि जिस लोकतंत्र में जो जिसको मत मिलेगा जनता का वही कुर्सी पे बैठेगा। तो जातिगत जनगणना से हमको अपनी ताकत का एहसास होगा, हमारे संख्या बल का एहसास होगा, और इस चीज से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद घबरा रही है। और मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही ये बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जैसे लगता है कि उनके नीचे बम लगा दिया गया। तो चलिए ये मानस भाई जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। चलिए राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, क्या लग रहा है देश की सियासत में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है जातिगत जनगणना? नीतीश कुमार ने पहल कर दी है, अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मानस जी, बिहार में 2 अक्टूबर को हुआ वो ऐतिहासिक काम हुआ, जातिगत जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए जिस तरह सफल हुआ, उसी तरह नीतीश जी का जातिगत जनगणना भी सफल होगा, और इसी को देखते हुए ये लोग इंडिया की सरकार बनाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जातिगत जनगणना पे। जातिगत जनगणना होना चाहिए, अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देखा जाए तो नीतीश कुमार जी शायद मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उनको राज्य मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वहां मुस्लिम 1 नंबर पे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरे नंबर पे यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो वहां देखने की बात होगी। केंद्र में क्या है, केंद्र में सरकार सबकी रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे उनके विपक्षी दल हो, सब लोग साथ रहे हैं, और इनको पहले वो अपना पहल करना चाहिए, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। अभी सरकार जाने वाली है 4-6 महीने में, 6 महीने के बाद फिर चुनाव होगा, और जैसा कि करमजीत जी कह रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर में जनता की पूजा होती है, तो पूजा करने का भी समय अब आ गया है। अब जल्दी जनता का परिक्रमा भी करेगी पार्टी और प्रत्याशी। तो अब देखने की बात होगी कि जो डोरे बीजेपी डाल रही है, यूपीए एनडीए डाल रही है, उसी तरीके के डोरे इंडिया भी डालने शुरू कर। आप देखिए, आपाधापी में सदन बुलाया गया, सदन में हम लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन आया बात क्या, संगूफा एक आया कि महिला आरक्षण, वो भी आरक्षण ऐसा कि न 2024 में वो लागू हो पाएगा न 2019 में लागू हो पाएगा, वही उसके लिए बहुत समय है। अब मुझे लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार के पास अब बचा नहीं है, अब कुल मिला जुला के जो पुरानी बातें हैं उसी को लेके धो पाएगा। और उससे पहले भी जो 4-5 राज्यों में चुनाव है उसमें उसका फोकस हो गया है। ये अच्छा समय है इंडिया के संगठन के जो लोग हैं उनको घेरने का पूरे देश में, खासकर यूपी बिहार में, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव है, अगर ये लोग घेर देते हैं तो विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके आधार पर लोकसभा में भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और जनता, देखिए जनता बदलाव हमेशा करती है। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी तो लोग यही कहते थे कि लगता है कि इनको कोई बदलने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज देखिए कांग्रेस से सरकार चली गई, कांग्रेस फिर यूपीए एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार में भी जिस तरह की जो कामें हो रही है, लोग प्रचार हो रहा है, प्रचार को देख के ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मौसी में सपा इंडिया गठबंधन ने अपना पीडीए सफल कर दिया, शायद इसी तरह नीतीश जी का भी अगर वहां सफल हो जाए और जो बयान आया है लालू जी के कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और देखना होगा कि क्या होता है।
क्योंकि जनता का मत है, जनता किसको मत देगी, किसको केंद्र में सरकार बनाएगी, सरकार बनने के बाद ही फैसला होगा। इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें तारीख है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट उससे क्या बात करते, क्या आदेश देती है। मानस जी, चलिए ठीक है। दीपक रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल हिंदुओं को जाति में बांटने की एक कोशिश कर रही है। कांग्रेस का हालांकि उन्होंने नाम लिया था। तो क्या ये माना जाए कि जातिगत जनगणना के आधार पर आप लोग हिंदू मतों में बंटवाना चाहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जो वोट बैंक एकजुट किया भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी अमित शाह की अगुवाई में, आप ये चाहते हैं, इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि उस हिंदू वोट बैंक को जातिगत आधार पर तोड़ दिया जाए। ये आपकी रणनीति का हिस्सा है दीपक रंजन जी। देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी इंडिया परिवार के जितने भी घटक दल हैं, हम लोग पिछड़ों को उनका हक और उनका हकूक दिलाना चाहते हैं। और हम इसमें कोई राजनीतिक लाभ या कोई हम इसमें जो है कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं इसका कि हम इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनसे कहने का काम करते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, क्या ये बताने का काम करेंगे कि कितने ओबीसी समाज उनके यहाँ सेक्रेटरीज है, जो बजट एलोकेट करते हैं, जो बजट अलॉट करते हैं, उसमें कितने सेक्रेटरी। चलिए आप दूर मत जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चलाइए। ये कहते हैं मानस भाई कि सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के कितने डीएम है, कितने जिलाधिकारी ओबीसी समाज से आते हैं। अच्छा चलिए वो भी हटा दीजिए, मुस्लिम समाज से कितने डीएम है उत्तर प्रदेश में। तो पक्षपात की राजनीति ये लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया परिवार देखिए निरंतर चाहती है कि कास्ट सेंसस के माध्यम से लोगों की चीजें निकल करके लोग कितने वर्ग के हैं, लोग कितने कैटेगरी में कैटेगराइज हैं और सब कैटेगरी में कितने लोग हैं, वो सब सारी फिगर निकल करके सामने आए और उसी आधार पे फिर उनको आर्थिक आधार से जोड़ा जाए। क्योंकि हम जब तक ये कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे तो ये चाहे सीटों में रिजर्वेशन देना हो, चाहे नौकरी में रिजर्वेशन देना हो, हम तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है ना कि प्राइवेट सेक्टर में मैंने इतनी नौकरियां दे दी। इवन पकौड़ा तलने तक की बात करती है हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वरोजगार बनिए और पकौड़ा बेचने के लिए और एमएसएमई से लोन दिलाने की बात करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि उसमें भी आप लोगों को जो नीचे तबके के लोग उनका ऊपर उठाइए। जब तक वो लोग बराबरी में नहीं आएंगे, उनको उनका हक नहीं मिलेगा, तो कैसे हमारा हिंदुस्तान डेवलप करेगा, कैसे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बातें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं करते हैं। और कास्ट सेंसस देखिए ये कराना नहीं चाहते हैं और इनके बस की बात नहीं, क्योंकि कास्ट सेंसस ये बार बार ये भागते चले आ रहे हैं और ये हट रहे। क्योंकि देखिए मानस भाई, इनका कास्ट सेंसस ना कराने का इनका जो हम समझते हैं सबसे बड़ा इनका जो मन है ना कराने का, उनका मोटो ये है कि जब ये जिसके बीच में जाते हैं। अभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का 2017 में जब मुख्यमंत्री चुनना था, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये जिस समाज के बीच में जाते थे उस समाज के व्यक्ति को आगे कर देते थे, कह देते थे ये होने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। देखिए यही फॉर्मूला अभी मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं। वहां पर शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने साइडलाइन कर रखा है। इसी तरीके से राजस्थान में इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया जी को इन्होंने साइडलाइन कर रखा है। क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वही शिवराज सिंह जी जिन्होंने 2013 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, तब मोदी जी नहीं थे। मोदी जी जो 2014 के बाद है और 2018 में जब चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाम से गिर गई और कांग्रेस पार्टी के वहां पर सरकार पर। इसी तरीके से राजस्थान में भी हुआ। तो ये जब लोगों के बीच में जाते हैं तब तो ये जाति की सारी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लिए 2017 में। आप मैं कहीं और बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2017 में इनका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा था? मनोज सिंह जी जो भूमियार समाज से आते, मनोज सिन्हा जी जो भूमियार समाज से आते हैं, भूमियार समाज में जब इनकी मीटिंग लगती थी तो ये मनोज सिन्हा जी को बताते थे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा। जब मौर्य समाज में कहीं मीटिंग लगती थी तो केशव प्रसाद मौर्य जी को बता देते थे। जब ब्राह्मण समाज में कहीं मीटिंग लगती थी तो दिनेश शर्मा जी को बता देते थे ये मुख्यमंत्री का चेहरा। आप बताइए कि क्या आज के आदरणीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा, क्या बाबा का कहीं नामो निशान था उस टाइम?
तो जाति में ये लोगों को उलझा करके ये रखना चाहते हैं। इनका मोटो यही है कि लोगों को उलझाए रहो और अपनी रोटी सेकते रहो और अपना राज करते रहो। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया परिवार ये चाहती है कि फैक्ट्स निकल करके सामने आए, और हम तो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस पहले करा लें, कास्ट सेंसस के साथ ही साथ आर्थिक सर्वे भी करा दें, आर्थिक सेंसस भी, इकोनॉमिक सेंसस भी करा लें। उससे एक्चुअल चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी, और जो नीचे दबा कुचला असहाय तबका है उसको भी आगे, जब तक आप देखिए कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, आप उनकी भागीदारी कैसे देंगे? 76 जातियां ओबीसी की है उत्तर प्रदेश में। हम तो नहीं समझते हैं कि 10-15 भी बहुत ज्यादा है। 5-7 से ज्यादा कोई बता नहीं पाएगा कि कितने ओबीसी समाज में कितनी जातियां हैं। जब आप कास्ट सेंसस करा लोगे तो सभी जातियों का वर्ग, सभी कैटेगरी सामने निकल करके आ जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी नहा की इसमें परेशान है, क्योंकि देखिए कास्ट सेंसस अगर ये कराएगी तो जो इन्होंने जुमलेबाजी कर रखी है, इनकी जुमलेबाजी समाप्त हो जाएगी। और हिंदुस्तान की महान जनता इन चीज को देखिए समझ चुकी है, और इंडिया परिवार का एक एक घटक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे जो भी दल हो, हम लोग देखिए जनता से बड़ा ना कोई दरबार है ना कोई अदालत है। हम इंडिया परिवार के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि पिछले 9.5 साल से हिंदुस्तान में और 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रखा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रखा है, किस तरीके से लोगों को जुमलेबाजी कर रखी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जातिगत जनगणना ना कराना। पाल साहब, सीधे आरोप ये लगाया जा रहा है, कांग्रेस पे फोकस करके कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जाति में हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ताकि जो बीजेपी ने जिन जातियों को हिंदुत्व के नाम पे एकजुट कर रखा है अपने पक्ष में, दरअसल एक सेंधमारी की कोशिश है जाति जनगणना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित्र है, इनका एक मतलब बहुत अलग तरीके से, देखिए मैं अपनी बात को बताऊं, ये जिसको जो बताने का प्रयास करते हैं उसमें बड़ी सावधानी ये एक छुपा के देते हैं। जैसे ये अपनी पॉलिटिक्स लेकर के आए और उस पॉलिटिक्स में इन्होंने सबसे पहले भारत माता, गाय माता को आगे किया। गाय माता को आगे करने के चक्कर में आप ये देखिए कि इन्होंने आज गाय की क्या दुर्गति कर दी। पूरा देश देख रहा है, जहां जहां इनकी सरकार है वहां जाकर के आप देखिए, सड़कों पर, नेशनल हाईवे से लेकर के आम जगहों पर आप देखिए कि स्थिति क्या है गायों की। दूसरा, पहले तो इनको तिरंगे का मतलब नहीं पता था, इन्होंने 52 साल अपने संघ के कार्यालय में तिरंगे को वहां फटकने भी नहीं दिया। जब ये सत्ता सरकार में आए तो इन्होंने लोगों को बताया कि हम तिरंगे से प्यार करते हैं, उन्होंने कहां पहुंचा दिया, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज उस सम्मान को सभी बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है, समझ रहा है। अब ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो दरअसल क्या है, इस दल में विचारक के नाम पर विचारक नहीं है, विवेचक के नाम पर विवेचक नहीं है। इनका पूरा संगठन जो है दो चीजों पर चलता है, एक शिगुफे पे चलता है, दूसरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है। आप बैक में जाइए, इस देश में दो चीजें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस देश के जननायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले एक भारत माता की परिभाषा बताई थी और खुले शब्दों में बताया था कि भारत माता है क्या। दूसरा, उन्होंने तो खुले मंच से कहा था कि भाई जातियां खत्म ही कर दो। तो कास्टिज्म लेकर के वो आता है, जातिवाद का आरोप वो लगाता है, जो देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का सबसे पूज्य स्थल होता है, जो पावन स्थल होता है, उसका जब वो शुभारंभ करता है और उसमें देश के प्रथम नागरिक को नहीं आने देता है। देश का प्रथम नागरिक इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि नंबर 1 तो वो दलित, दूसरी वो विडो महिला। तो अब ये किस मुंह से जाकर के कहेंगे। दूसरा, इनकी जहां सरकार है वहां दलितों के, आदिवासियों के ऊपर खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है कि पेशाब कर दी जा रही लोगों के ऊपर, लोगों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है, लोगों के साथ क्या क्या कहां कहां नहीं कहा जा रहा। अब इनकी स्थिति क्या है। दरअसल मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन करना चाहूंगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी में एक पाठ था, बाबा भारती नाम का पाठ था। तो उसमें क्या होता था कि एक डाकू था खड़क सिंह, और जब वो डाकू खड़क सिंह पूरा सब जगह जहां जाता था
पब्लिक में उसने कोहराम मचा रखा था और जो चीज उसको पसंद आती थी उसको वो छीन लेते था, लूट लेता था। वहीं एक बाबा भारती थे, उनका आश्रम था और उनका एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, बड़ा फुर्तीवान घोड़ा था, बहुत तेज भागता था, देखने में बहुत सुंदर था। बाबा भारती ने अनेकों प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया, डाकू खड़क सिंह ने, सॉरी, जब सारे प्रयास कर लिए लेकिन वो बाबा भारती का वो घोड़ा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी उसने बाबा भारती के पीछे लगने का प्रयास किया, बाबा ने एड़ी लगाई और उनका घोड़ा हवा से बातें करके निकल गया। तो अब उसने क्या किया, जब डाकू को लगा कि हमें भाई ये तो घोड़ा चाहिए, तो एक दिन वो रास्ते में असहाय व्यक्ति बनके, एक पीड़ित व्यक्ति बनके लेट गया रास्ते के अंदर। और जब वो बाबा भारती का निकलने का समय हुआ तो बुरी तरह से कराहने लगा, रोने लगा, मैं मरने वाला हूँ, अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, भाई कोई मेरी मदद कर दो, मेरा कोई नहीं है इस दीन दुनिया में, मैं अकेला हूँ। बाबा भारती को दया आ गई, उन्होंने उठा करके उसको जैसे घोड़े पर बैठा करके संभाल के बैठाया और जैसे लगाम उसके हाथ में आई, उसने एड़ी लगाई, घोड़े को लेके चला गया। जब वो भागा, दूर निकला, तो बाबा भारती ने जो निवेदन किया, मैं वो निवेदन माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूं कि मान्यवर, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा कि मेरा घोड़ा तो तुम ले जा रहे हो, लेकिन ये किसी को बताना नहीं कि तुम कैसे ले आए, क्योंकि फिर लोगों का, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे मन हट जाएगा, उनकी मदद कोई नहीं करेगा। हम भी माननीय मोदी जी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि मंच पर आकर के, खैर मोदी जी की तो लीला ही निराली है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाद, वो तो चूंकि योगेश्वर थे, उनकी तो वो तो ईश्वर थे, लेकिन उनकी तरह वो 64 कलाओं से संपन्न थे, लेकिन ये वो दिखाने का प्रयास करते हैं, ये पता ही नहीं चलता ये कब क्या करें। वो अपनी लीलाएं दिखाते थे और ये अपनी कलाएं दिखाते हैं, अपनी रूप दिखाते हैं। वो तो सोशल मीडिया पर आकर के बताते भैया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 24 के बाद मैं आत्मनिर्भर होने वाला हूँ, देश से रोजगार खत्म होने वाला है मेरा, तो अब क्या होगा, यूट्यूब चैनल मुझे अर्निंग देगा। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं, माननीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहते, आप सत्ता में आए, पिछड़ों के नाम पर आए और इस देश के पिछड़ों को तहस नहस करके रख दे रहे हैं आप, और पिछड़ों के हक, अधिकार, सम्मान और भागीदारी की बात आती है, उसी समय आप एकदम विचलित हो जाते हैं, आपका पूरा संगठन, पूरा ढांचा विचलित हो जाता। क्यों हो जाता? दरअसल बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कोई संवैधानिक सोच नहीं है, वो संविधान को मानते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो मनुस्मृति से चलती है, और मनुस्मृति की विचारधारा स्पष्ट जाकर के बोलती है कि शूद्रों को ना तो अच्छा खाने का अधिकार है, ना अच्छा पहनने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना धन संचय का अधिकार है। इसी विचारधारा पर ये चलते हैं और उसी पर चल के अब इनका काम वही है। हमारी आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की शुरू से एक विचारधारा रही है, जहां गलत है हमारे नेताओं ने खुद कहा कि ये गलत हो रहा है, उसको सुधार करना है, लेकिन इनके पास कोई ना तो इनकी विचारधारा है, ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनके पास कोई समझ है, ना इनके पास कोई विजन है। तो एक सिंपल सा फंडा होता है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि चैनल पर बैठे हैं, आपने फिल्मी दुनिया में देखा होगा, कुछ अभिनेत्रियां हैं, वो कुछ नहीं होता है तो कोई उल्टे सीधी पे पोशाक पहन लेते हैं ताकि चर्चा में रहेंगे हम, कोई कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, हम चर्चा में रहेंगे। तो इनको लगता है इस देश का निर्माण, इस देश का ढांचा, चाहे शिक्षा का पटल हो, चाहे स्वास्थ्य का पटल हो, चाहे रोजगार का पटल हो, इस देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो कार्य किया वो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया। तब इनको सिंपल सा काम, सीधा सा काम लगता है, कांग्रेस को टारगेट करके बदनाम कर दो, जो मन में आए बोल दो, आदमी अपने आप आपको चर्चा में ले लेगा, आदमी अपने आप आपको थोड़ा सा प्रीफरेंस दे देगा, क्योंकि अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है ना। चलिए ठीक है, करमवीर आजाद जी के पास चलते हैं। पाल साहब, करमवीर आजाद जी, आपको लगता है कि 90 के दशक में जिस तरीके से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी और देश की पूरी सियासत की दशा और दिशा बदल गई थी, आपको लगता है कि एक बार फिर से देश की सियासत उसी मुहाने पे आके खड़ी हो गई है बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद? मानस भाई, देखिए, ये तो चूंकि आरएसएस का हमेशा से फंडा रहा है कि जब मतलब ये है कि जब हमको
अधिकार मिलने की बारी आ जाती है तब हम दलित बैकवर्ड और अलग मतलब वो हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर आंच आती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये बहुत बड़ा प्रमाण है, जब हमारे हक हकूक, हमारे अधिकार की बात, हमको हिस्सेदारी की बात जब होने लगती है, तब जो है जैसे मंडल पे कमंडल भारी हुआ। और चूंकि उस समय आपको पता है कि किस तरीके से रथ यात्रा और कौन सा षड्यंत्र रच करके कैसे कैसे किया गया, तो ये तो आरएसएस की नीति रही है। अभी इनके पास कुछ नहीं मिला, देखिएगा। एक्चुअली अभी हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, दीपक जी और प्रेम नारायण सिंह पाल जी, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव जीत करके आप लोगों के अंदर बार बार एक बात कहते हैं कि एक प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है। तो घोसी का चुनाव कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो आपके कार्य हैं कि आप जमीन पे ग्राउंड लेवल पे कितना लोगों को समझा पाते हैं। देखिए, पहले 1990 से और आज में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि शिक्षा के स्तर में भी लोगों में जागरूकता आई है और लोग अच्छा बुरा सोचने लगे हैं। अब वोटरों को भी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र में वोटरों का क्या महत्व है। तो धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ी है। और रही बात जो जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही भाई? जातिगत जनगणना तो ये तो कहावत है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना। आप एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में आज की डेट में, एक दिन मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में मैं एससी का नहीं ओबीसी का पढ़ रहा था। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है 5% है। आप ये बताइए, 5% ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन है, और जो अभी हमारे दीपक भाई ने बताया कि ओबीसी में 76 जातियां हैं। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन क्या करते हैं, पटेल, यादव, मौर्य और जो है कुम्हार, कोयरी, कहार, लोहार, ये इस तरीके से हम लोग जो है कुछ जातियां, 8-10 जातियां हम लोग जान जाते हैं, लेकिन 76 जातियां जो बैकवर्ड की हैं, ओबीसी की हैं, तो उन जातियों में कितना किसको मिला है और कौन कितना, आप यकीन नहीं करेंगे। कुम्हार जाति, मैं तो चूंकि ग्राउंड लेवल पे गांव में भी जाता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। अगर हम कुम्हार परिवार में जाते हैं ना, तो हकीकत बता रहे हैं, उनकी वही स्थिति दलितों से भी बदतर स्थिति है मानस भाई, उन बैकवर्ड जातियों की। कई कई ऐसी बैकवर्ड जातियां हैं जो दलितों से बदतर जीवन यापन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश छोड़िए, आपके लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली, ये जो सराउंडिंग में है, इसमें आपको मैं दिखा दूंगा, और लखनऊ जनपद में दिखा दूंगा, माल मलियाबाद की साइड में, कि किस तरीके से ये बैकवर्ड जातियां, क्योंकि हम लोग जो है धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। और एजुकेशन का क्या सिस्टम है, तो चिकित्सा का इनका क्या सिस्टम है, इस चीज पे ये बात करना चाहते हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और बात अगर इनको बहुत ज्यादा लगी तो बस हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और हकीकत में मैं बता दूं मानस भाई, अभी मैं 2 दिन पहले की एक वो पढ़ रहा था, जितने हिंदू को बचाने वाले हिंदूवादी नेता हैं, चाहे वो तोगड़िया जी चूंकि नहीं रहे, चाहे आडवाणी जी, बहुत सारे ऐसे लोगों के परिवार के बेटियां मुस्लिम में ब्याही हैं। तोगड़िया जी है वैसे। कैसे
तोगड़िया जी, अच्छा, देखिए तोगड़िया तोगड़िया जी, जी, अशोक नहीं सिंघल। नहीं भगवान उनको लंबी उम्र नहीं दे। और रही बात देखिए नहीं नहीं तोगड़िया जी नहीं, एक नाम मैं अशोक मिस कर सिंघल, गया, सॉरी, अशोक क्षमा चाहता हूँ। अशोक सिंघल जी, अशोक सिंघल, कौन कौन अशोक कहा सिंघल। कौन हाँ, अरे कौन अभी इलाहाबाद के वो अशोक जो थे, इलाहाबाद देखिए के कौन सांसद कौन नाम कौन कौन किस धर्म में शादी जी, करेगा ये अलग मसला है, ये तो सभी का निजी मसला नहीं है। नहीं मसला बात पिता क्या और पिता बात और करते हैं पिता और मानस पुत्र भाई, में आप मतभेद हो जिस सकता है। धर्म के एंटी मुस्लिम करके देखिए आप बहुत हिंदुओं को सारे जगाने का काम, नहीं नहीं अब आप मानस भाई मेरी बात सुनिए, एंटी मुस्लिम करके आप हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, वहीं पे आप रिश्तेदारी करते हैं, फिर बाद में मतलब जितने बैकवर्ड एससी हैं यही ठेका ले रखे हैं हिंदू का। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खाली बस चलिए ठीक है, आज ये चर्चा को जातिगत जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी, करमवीर आजाद जी आपका शुक्रिया, राघवेंद्र द्विवेदी जी आपका भी, और प्रेम नारायण पाल जी आप सभी का बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी आज इस डिबेट में चर्चा में शामिल नहीं हुई। आज हम बात कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में उठ रही मांग की। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर के मांग बेहद तेज हो गई है। न केवल विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन से आते हैं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी अब बीजेपी पर इस बात का दबाव बनाने लगे हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे को ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। जाति जनगणना इस समय देश की मांग हो रही है, और इस वक्त जब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में यह मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।